हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कोहली स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोहली साइंस क्लासेस में। क्लास 9th का चैप्टर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम हमें दे रखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम एटम्स के बारे में जानेंगे। एटम्स के बारे में होता क्या, एटम्स कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, या कौन कौन साइंटिस्टों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, उनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। एटम्स को अगर हम जानने की कोशिश करें कि एटम आपकी एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये कोई पार्टिकल्स, इनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्सअप हैं। इसको ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, और ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, और ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, और ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर लास्ट में ब्रेक करने के बाद जो लास्ट पॉइंट बचेगा, जिस पर इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो पॉइंट आपका एटम कहलाता है। ये कोई सब्सटेंस था जिसको हम ब्रेक करते लाए, लास्ट में आते आते हमारे पास इसका एक पार्टिकल बचा। ठीक है, इसे हम नहीं तोड़ सकते हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, फिर से तोड़ नहीं सकते, उसे एटम कहा जाता है। अगर एटम की डेफिनेशन देखी जाए तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। यानी कि विश्व का ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा इकाई जिसे हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। डिवाइड करते जाएंगे, ये बड़ा था, इसको डिवाइड किया, फिर छोटा हो गया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, एक लास्ट में ऐसा पॉइंट आया जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते फिर से। ठीक है, वो आपका एटम कहलाता है। अब एटम बनता किस किस से है, तो उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ made up of electron, proton and neutron। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे अभी इसके बारे में। ठीक है भाई, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने डेमो रखे या अपने अपने व्यूज रखे। लीक्वियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी बताई थी कि एटम्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाते हैं। यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो बचता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम कहते हैं। उनका नाम एटम रखा था पार्टिकल्स। और डेफिनेशन बताई थी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। उसके बाद नेक्स्ट जो आप टॉपिक आता है आपका, वो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंटोन एल लुशर ने दिया था आपका, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। एंटोइन जो साइंटिस्ट थे, लेविशर ने इनका एग्जाम्पल दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं वो अब जानने की कोशिश करते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लीजिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मैनी रिएक्शंस, यानी बहुत सारी रिएक्शंस की जो रिजल्ट की मेजरमेंट की, तो रिजल्ट की क्वांटिटिव रहती है। रिएक्शन इट इज हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एवर सब्सटेंस रिएक्ट दे फॉलो सर्टेन लॉज। और वो सारी रिएक्शंस जो इन लॉज को फॉलो करती हैं वो कहलाती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन कौन से? पहले की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड की बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड जो होता है पार्ट इसका, वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो आपसे ज़्यादा पूछता नहीं है। सिर्फ ऊपर के 2 आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हें हम बताएंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, फर्स्ट की अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे बिगाड़ सकते हैं, यानी ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया जा सकता है इसका, सिर्फ हम इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं इसे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। जैसे CaCO3 plus CO2 it will give CO plus 2CO2, यानी कि मास A प्लस मास B इक्वल टू मास C प्लस मास D, यानी कि मास A और मास B, यानी कि इसका मास और इसका मास बराबर होगा इसके मास के और इसके मास के, यानी इन दोनों का मास जब ऐड किया जाएगा तो वो इन दोनों के मास के बराबर होगा। आई बात समझ में। सेकंड देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या रहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो भी रेशियो बनेगा किसी भी कंपाउंड का वो फिक्स रहेगा। अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं इसमें, तो एग्जांपल के लिए लिया जाता है ऑलवेज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन डेफिनेट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मास के हिसाब से डेफिनेट फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है इसका। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया वाटर, हाइड्रोजन का कितना है मास, कितना होता है 2 AMU, AMQ बाद में बताऊंगा AMU होता क्या। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अगर इनका रेशियो निकाला जाए H और O का 2 और 16 रेशियो अगर निकाला जाए इनका तो 1:8। वाटर चाहे कैसा भी हो, चाहे आपका नाले का वाटर हो या कीचड़ का वाटर हो या साफ वाटर हो, उनमें जो ऑलवेज रेशियो रहेगा वाटर का, जो रेशियो रहेगा वाटर का वो रहेगा 1:8। ऑलवेज वाटर का रेशियो 1:8 ही रहेगा। कैसा रहेगा 1:8 ही रहेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें योगदान रहा था, ये जो आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ती चली थी, तो आगे तरफ प्रोसेस बढ़ने के साथ साथ इसमें भागीदार किसने लिया था, भागीदारी इसमें निभाई थी आपकी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या दिया था हमें, जॉन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। क्या दी थी हमें जॉन डाल्टन ने, एटॉमिक थ्योरी। तो एक सेंटेंस और बोला जाता है इसमें कि एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी was given by जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी। उस एटॉमिक थ्योरी में बताया क्या क्या था वो बताते हैं। पोस्टुलेट जो दिए थे उन्होंने, वो पोस्टुलेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पोस्टुलेट थे क्या क्या उनके, उन्होंने बताया क्या था, कब दिया था, ये दिया था आपका 1803 में, यानी 1803 में इन्होंने अपनी जो पब्लिश की थी केमिकली फिजियोलॉजी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्राइज किए थे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स के। उसमें फर्स्ट जो था आपका, फर्स्ट था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर जो कंसिस्ट करेगा वो अदृश्य एटम्स में करेगा, दिखाई नहीं देंगे, वो अदृश्य एटम होंगे। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मैटर्स।
सेकंड जो था, सेकंड पोस्टुलेट जो था इनका, सेकंड पोस्टुलेट में बताया था इन्होंने कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन ऑल प्रॉपर्टीज। एटम की जो भी केमिकल एलिमेंट्स रहेंगी उनके आइडेंटिकल जो मास रहेंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। थर्ड की बात करें, थर्ड इन्होंने बताया था कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैव डिफरेंट काइंड एटम, यानी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट। बात करें डिफरेंट केमिकल एटम जैसे डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स रखेंगे एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स हैव डिफरेंट मासेस, और इनमें कुछ तो अलग अलग मास रखेंगे और कुछ अलग अलग एटम्स को रखेंगे। एटम्स की बात अलग है, मासेस की बात अलग है। मासेस की अभी मैंने बताया था, हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना था 2, और वाटर में हाइड्रोजन का, वाटर में ऑक्सीजन का मास कितना था 16, हाइड्रोजन का मास कितना था 2। ठीक है। फोर्थ जो था ओके, एटम्स आर इनडेस्टिकेबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिकल इन केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस में एटम जो होंगे आपके इनडेस्टिकेबल रिटेन्स देंगे अपने आप के। फिफ्थ जो था द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड को जब कोई फॉर्मेशन बनाएगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट अकर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कंपाउंड का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, किसके अकरिंग के थ्रू बनेगा, एलिमेंट्स के थ्रू। एटम्स ऑफ अनलाइक एलिमेंट इन अ स्मॉल होल रेशियो नंबर, होल रेशियो नंबर्स में ये निकल के आएंगे। ठीक है, ये दी थी आपकी डाल्टन ने। अब बात करते हैं रदरफोर्ड ने क्या दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो योगदान रहा था वो किसका रहा था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, उस फिगर के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। नील्स बोर्ड ने ये फिगर दिया था कि एटम का फिगर बनता कैसे है। एटम का फिगर ऐसे शॉर्ट किया जाता है, देखिए भाई, ये रहा आपका एटम का स्ट्रक्चर, ऐसा बीच में प्लस साइन है ना, वो है आपका न्यूक्लियस, जिसका अदर नेम भी है जो बहुत कम बताते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहा जाता है नाभिक। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं आपके कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है क्वार्क। क्या होती है, क्वार्क। ये बेसिक यूनिट जो होती है वो क्वार्क होती है। इसका जो सर्कुलर पाथ होता है ना, ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट, जिसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट सेल को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सेल को कहा जाता है आपको के, सेकंड सेल को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन। के एल एम एन, ये इसकी सेल्स होती है। इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस was discovered by Rutherford by performing, किसके थ्रू दिया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग क्या होता है, प्रकीर्णन। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था। ठीक है, ये जो सेल्स जो फिलअप होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, एक सेल में कम से कम, ये एक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो देख लीजिए आप।
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n², वेयर, जहाँ n क्या है आपका ऑर्बिट नंबर और n² क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये जो रहता है आपका वो रहता है 2D यानी 2 डायमेंशन में, और ये रहता है आपका 3D यानी 3 डायमेंशन में। बात करें ऑर्बिट नंबर क्या होता है, ऑर्बिट नंबर जस्ट लाइक अ क्लास, n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जस्ट लाइक अ स्टूडेंट्स, क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट्स, ऑर्बिट हो गए क्लास और उसमें बैठने वाले स्टूडेंट्स हो गए ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई, समझ गए ना। कक्षकों की संख्या कहते हैं इसे, ये होते हैं कक्षक, इसमें बैठने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या, ठीक है। जैसे ऑर्बिट, ये मैं लास्ट यहीं खत्म कर रहा हूँ और आपकी वीडियो नेक्स्ट बना देंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², यानी कि के सेल के लिए, के सेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू अगर 1 लगा दी जाए तो 2n² होता है ना, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एल सेल में n इक्वल टू 2 लगा देंगे तो 8, एम सेल में n इक्वल टू 3 लगा देंगे तो 18, एन सेल में n की वैल्यू 4 लगा देंगे तो 32। यानी के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। अब ये 1 2 3 4 मैंने लगाई कैसे वो देख लीजिए। तो 1 2 3 4 मैंने ऐसे लगाए हैं। ये फर्स्ट रिंग है ना, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू 1, सेकेंड रिंग में स्मॉल n की वैल्यू 2, और थर्ड रिंग में स्मॉल n की वैल्यू 3, फोर्थ रिंग में स्मॉल n की वैल्यू 4। 1 2 3 4 के एल एम एन, ओके। ये आपकी शेल्स है, क्या है, सेल्स। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रह सकते हैं 2 8 18 32, इनसे ज़्यादा नहीं रह सकते। इनसे कम तो हो सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आशा करता हूँ ऐसी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट किया करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ कमी है, यहाँ हमें ढंग से समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर दूंगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।